हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हमने कल के सेशन में क्या है डिस्कस किया था कि किस प्रकार जो है 1909 का भारत संशोधन अधिनियम क्या है आता है। ठीक है, उससे पहले कौन कौन सी घटनाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन से किस प्रकार ब्रिटेन अधिकारी से पहुंचते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती है, और उसके बाद में क्या है 1909 का भारत शासन अधिनियम आता है। तो आज हम क्या है 1909 के भारत शासन, कल तो थोड़ा सा बताया था लेकिन आज हम इसके बारे में क्या विस्तारपूर्वक क्या है व्याख्या करेंगे कि 1909 का भारत शासन अधिनियम क्या था और उसमें क्या क्या जो प्रावधान थे वो किए गए थे, और उसके बाद किस प्रकार 1919 का जो अधिनियम था वो आया था, किस प्रकार जो क्रमानुसार क्या है कार्यप्रणाली चली थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन क्या है अधिनियम है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 1899 में और लगातार तिलक को मांडली जेल से रखा गया था। 1908 तक आते आते क्या तिलक को मांडली जेल में रखा गया था, जहाँ से इनके द्वारा क्या गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी, और विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को क्या लंदन की जेल में जो क्या है इनको रखा गया था। ठीक है, इसके बाद लगातार अब आगे चलते हैं 1909 में। इसके बाद में क्या है 1909 में एक घटना घटित होती है जिसे 1909 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। तो 1906 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका मुख्य कार्य क्या था, जिसका मुख्य प्रावधान क्या था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 1906 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था ए रुंडेल समिति। इसका नाम क्या था ए रुंडेल समिति। तो इसमें 1909 के भारत शासन अधिनियम का पहला पॉइंट है 1906 में कमेटी का गठन। इसे क्या कहा जाता था ए रुंडेल समिति। ए रुंडेल समिति था। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या था कि भारतीयों की शासन में भागीदारी और भारतीय सत्ता पर क्या है नियंत्रण स्थापित करना था। 1906 में एक कमेटी बनाएगी जिसको यह कहा गया था कि आप भारतीय सत्ता पर स्थानांतरण करें और भारतीय जो कार्य करें उनके ऊपर क्या निगरानी करें। ठीक है, 1906 में ए रुंडेल समिति का गठन किया गया जिसका प्रावधान था कि भारतीयों की सत्ता में स्थानांतरण करना और उनको क्या है प्रत्येक कार्य में क्या है उनके ऊपर क्या है निगरानी रखना। ठीक है, और क्या भारतीय शिक्षा पर भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था कि आप क्या भारत में जो शिक्षा दी जा रही है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो इस समिति के द्वारा 1908 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 1908 में क्या है ब्रिटेन की संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो इस समिति को कार्यभार दिया गया था कि आप क्या है भारतीयों के जो प्रत्येक कार्य है उस पर निगरानी रखें और भारतीय जो शिक्षा है उसके ऊपर अपने एक रिपोर्ट दें। तो इस समिति ने 1908 में ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें क्या है अपनी जो रिपोर्ट है प्रस्तुत की थी, और इसमें क्या है इस रिपोर्ट के ऊपर 1909 में हस्ताक्षर कर दिए थे ब्रिटेन की संसद ने, और इसे क्या पारित कर दिया था। 1909 में क्या है ब्रिटेन की संसद ने इसे पारित किया था। ब्रिटेन की संसद ने क्या है पारित कर दिया। ठीक है, तो 1909 में क्या है इसकी ब्रिटेन की संसद ने इसे पारित कर दिया जिसे मार्ले मिटो अधिनियम कहा जाता है या 1909 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। तो बहुत ही मोस्टली पॉइंट है कि मार्ले मिटो अधिनियम किसको कहा जाता है 1909, 1919, 1935 के अधिनियम को। तो मार्ले मिटो अधिनियम जो था वो 1909 के अधिनियम को मार्ले मिटो अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, मार्ले मिटो अधिनियम कब पारित किया गया था 1909 में। ठीक है, मार्ले और मिटो वैसे कोई आप सोच रहे होंगे मार्ले मिट्टो क्या थे। मार्ले और मिट्टो क्या है दो व्यक्ति थे। मार्ले और मिट्टो क्या है दो व्यक्ति थे। ठीक है, जिनके नाम पर यह जो अधिनियम था वो पारित किया गया था। मार्ले तो क्या था ब्रिटेन का निवासी था और जो क्या है अपने भारत की तरफ से भारत का संसदीय सचिव। दूसरा कौन सा था मिट्टो था। ये कौन सा था भारत का वाइसराय था। ये तो ब्रिटेन का निवासी था, ये क्या भारत का निवासी था, और इसका क्या था भारत का वाइसराय था। तो इनके द्वारा क्या है एक अधिनियम पारित करवाया गया जिसे क्या कहा गया मार्ले मिटो अधिनियम। ठीक है, जिसे क्या कहा गया मार्ले मिटो सुधार या मार्ले मिटो अधिनियम है। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात करते हैं एक समिति थी, समिति का नाम क्या था ए रुंडेल समिति। ठीक है, जिसका नाम क्या था ए रुंडेल समिति, जिसका मुख्य कार्य क्या था भारतीयों के प्रशासन में भागीदारी और भारतीय शिक्षा पर क्या रिपोर्ट तैयार करना। जिसका मुख्य कार्य क्या था
भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी, यानी भारतीय हैं जो प्रशासन चल रहा है उनमें उनकी क्या भागीदारी है, और जो भारतीय शिक्षा है उसके ऊपर क्या उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि आप इनके ऊपर क्या रिपोर्ट दीजिए कि ये क्या 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 कार्य कर रही हैं और किस प्रकार ये क्या है सक्षम है या नहीं है। तो इस समिति ने 1908 में, तो कौन से इस समिति ने 1908 में अपनी जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत कर दी थी, और जिसे क्या है 1909 में मार्ले मेटो सुधार के नाम से क्या पारित किया गया था। और पहले जो संसद हुआ करते थे वो किस प्रकार की थी, एक सदन हुआ करती थी। सर्वप्रथम लघु संसद की बात करते हैं। प्रथम बार ये संसद के टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रथम बार जो लघु संसद थी वो कब बनाएगी, ठीक है। प्रथम बार क्या है, लघु संसद थी, ठीक है। प्रथम बार जो लघु संसद थी उसका प्रावधान था वो कब किया गया था, ठीक है। प्रथम बार जो लघु संसद थी उसका जो प्रावधान था वो कब किया गया था, 1853 में प्रथम बार। अब भैया इसको चलने की ना चल जाओ ही रहे, क्या हो गया, ठीक है। तो 1853 में प्रथम बार क्या लघु संसद का प्रावधान किया गया, यानी बिल्कुल छोटी संसद थी। लेकिन धीरे धीरे एक वर्गीय संसद हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे के सदस्यों का जो विस्तार बढ़ता गया, यानी सदस्य ज़्यादा होते गए तो संसदों का विस्तार कर दिया गया और ये क्या है द्विवर्गीय बना दी। वर्तमान संसद के दो रूप देखने को मिलते हैं, हमने देखा है वर्तमान की अगर संसद है उसके क्या दो रूप है, लोकसभा के सदस्य भी उसमें आते हैं और राज्यसभा के आते हैं, ये संसद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी संसद थी, लघु संसद थी, यानी बिल्कुल छोटी थी, एक वर्गीय हुआ करती थी, केवल एक ही वर्ग के प्रतिनिधि आते थे और यह बहुत ही छोटा स्वरूप था। प्रथम लघु संसद का प्रावधान 1800 कब किया गया था, 53 में किया गया था, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। 1909 का ये भारत शासन निधि में इस प्रकार जो है आ जाता है। अब ये अधिनियम आया है तो इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, केंद्रीय विधानसभा व प्रांतीय विधान परिषद में क्या सदस्य थे उनकी संख्या क्या है बढ़ा दी गई, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय दो विधान परिषदें थी उनकी सदस्य संख्या क्या है बढ़ा दी गई थी, ठीक है। केंद्र में जो विधानसभा हुआ करती थी और प्रांतों में विधान परिषद है, ये आप अब थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि विधान परिषद और विधानसभा के बारे में आप जानते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो क्या होती है अपने देखते हैं विधानसभा होती है, एक क्या होती है विधान परिषद होती है वीपी, ठीक है। विधानसभा के चुनाव से क्या चुना जाता है, मुख्यमंत्री दावेदार होते हैं। विधान परिषद अगर किसी राज्य को अगर जरूरत है उसकी तो उस राज्य में विधान परिषद का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ के राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित भेजा जाता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे अनुमोदन करता है और उसे लागू करता है। जैसे हाल ही में राजस्थान में विधान परिषद की मांग की जा रही, क्योंकि बड़ा है तो केवल और विधानसभा के जो सदस्य है वो केवल प्रतिनिधि हर क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो विधान परिषद का प्रावधान कर रहे हैं कि हमें विधान परिषद दी जानी चाहिए। क्यों, हमें जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ व्यक्तियों के जो विचार है उनको हम आज तक नहीं जान पा रहे हैं, अगर विधान परिषद होगी तो वहाँ क्षेत्र विशेष के व्यक्ति भी वहाँ से चुनकर आएंगे, तो इसलिए हम क्या उनके बारे में भी जान सकेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है केंद्रीय विधानसभा यानी इसमें और विधान परिषद हुआ करती, उनमें क्या सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। पहले सदस्य संख्या छोटी थी, लेकिन 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या है इनमें सदस्यों को संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं यही लिखता हूं कि केंद्रीय विधानसभा व प्रांतीय विधान परिषदों, क्यों, विधान परिषद तो प्रत्येक प्रांत की होगी, विधानसभा तो केंद्र की होगी, ठीक है। प्रत्येक स्टेट में विधानसभाएं हैं, लेकिन विधान परिषद के एक क्षेत्र विशेष में इसका प्रावधान जो है वो किया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय विधानसभा व प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहला प्रावधान ये किया गया। पहला तो क्या इसे मार्ले मेटो सुधार के नाम से जाना जाता है, मार्ले मेटो अधिनियम या मार्ले मेटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसमें केंद्रीय विधानसभा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। समझ में आया, विधान परिषद और विधानसभा किस प्रकार है, तो इनमें क्या इनके सदस्यों की संख्या थी वो क्या है बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय विधानसभा और क्या है इनकी जो सदस्य संख्या बढ़ा दी गई थी। कुछ सदस्य थे उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा। दूसरा, इसमें क्या प्रावधान था कि कुछ सदस्यों का पहले क्या है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि हम वोट डाल के चुन सकते हैं, नहीं, वो अपने प्रतिनिधि खुद ही निर्धारण करते हैं कि ये इस क्षेत्र का है, ये इस क्षेत्र का है। वर्तमान में तो हम वोट डालते हैं, लेकिन उसमें यह प्रावधान नहीं था। तो 1909 में के कुछ सदस्य जो ज़्यादा पैसे वाले या जो ज़्यादा धनाढ़ या कोई किसी विशेष श्रेणी के थे तो उनको क्या है निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। अतः इसमें कहा गया कुछ सदस्यों का
सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा, प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा। अतः आंशिक रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। अतः इस प्रकार आंशिक रूप से भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। ठीक है, इस प्रकार आंशिक रूप से क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। ठीक है, प्रत्यक्ष व्यक्ति को चुन सकता था, कोई विशेष व्यक्ति था, विशेष व्यक्ति को चुन सकता था, इसका प्रावधान किया गया था। इसमें क्या था, करदात्री को मतदात्री बना दिया गया। कौन सी अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत करदात्री को मतदात्री बना दिया गया। यानी जो टैक्स देते थे, जो कर चुकाते थे, उनको मत देने का अधिकार दे दिया गया। इसमें भी दो प्रावधान रखे गए थे। जो हिंदू व्यक्ति थे, हिंदू के लिए कितना, 3,000 रुपये प्रति सालाना, और जो मुस्लिम थे उनको क्या, 750 रुपये सालाना। ठीक है, यानी जो हिंदू थे उनको क्या है, अगर कोई हिंदू व्यक्ति है जो 3,000 रुपये सालाना टैक्स देता है तो वो क्या है, मत दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है वर्तमान की बात करते हैं, छोटे बड़े सारी मत देने का अधिकार है। उसमें ऐसा प्रावधान नहीं था, उसमें कोई व्यक्ति मत दे सकता था। उसी के अनुरूप हिंदू थे, उनको एक निर्धारण किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और वह क्या 3,000 रुपये टैक्स के रूप में चुका रहा है तो वो मत दे सकता है। दूसरा, मुस्लिमों के लिए क्या किया गया था, 750 रुपये क्या है, अगर कोई 750 रुपये का जो कर है वो दे रहा है तो वो क्या है, मत देने का उसे अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम में क्या है, अंतर कर दिया था इन्होंने। क्या है, हिंदू और मुस्लिम में अंतर कर दिया था। कौन से अधिनियम के तहत? सांप्रदाय की बात कर दी गई थी 1909 का अधिनियम है। ठीक है, प्रत्येक अगर हम बात करते हैं विधान परिषदों की, अगर हम बात करते हैं तो विधान परिषदों में क्या है, प्रांतीय के जो विधान परिषद थे उनमें क्या है, 5 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित रख दी गई थी। अतः सांप्रदायिक सद्भाव की जो बात है वो यहाँ स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन में पहली बार भारत में शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत देखी जाती है, इसी अधिनियम के तहत। ठीक है, तो चौथा पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पर दिखाई देगा आपको, यानी क्या है, प्रांतीय विधान परिषदों। चलो मैं ऊपर लिखता हूँ, पहला तो मान लिमिटो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की बढ़ा दी गई। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर कि चौथा पॉइंट कौन सा था, 1909 के अधिनियम में प्रांतीय जो विधान परिषदें थी, प्रांतीय विधान परिषदों में 5 मुस्लिम सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। ठीक है, सीटें आरक्षित कर दी गई थी। अतः भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो 5 विधान परिषदों में के 5 सीटें जब आरक्षित रख दी गई थी मुस्लिमों के लिए, तो मुस्लिमों को विशेष आरक्षित श्रेणी में रखा गया था। तो इस प्रकार क्या सांप्रदायिक निर्वाचन की स्टार्ट होगी थी कि इनके लिए तो आरक्षण, जिस प्रकार कहते हैं कितनी सीटें इतने के लिए रिजर्व है। ठीक है, इतनी सीटें इनके लिए रिजर्व है तो उनके लिए आरक्षित होगी। तो इस प्रकार के भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत क्या है, मानी जाती है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाएगा? कौन सा है? मिट्टो है। मान ली तो भारत का वायसराय था, मिट्टो क्या था, ब्रिटेन का व्यक्ति था। तो ये क्या कुछ उल्टी सीधी बातें करेगा, तो इसने क्या कहा था कि हम तो क्या कर देंगे। ठीक है, हम तो क्या है कर देंगे, 2 फाड़ कर दिए इसने। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की स्टार्ट करती है तो हिंदू और मुस्लिम में क्या फूट डाल दी, हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल दी। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिट्टो को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। सर्वप्रथम क्या है, इस अधिनियम को मार्ले मिट्टो अधिनियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मार्ले और मिट्टो 2 व्यक्ति थे, इन्हीं के नाम पर यह अधिनियम पारित किया गया, इसलिए इसे मार्लो मिट्टो अधिनियम कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस अधिनियम के तहत प्रथम बार जो क्या है, अगर हम बात करते हैं
केंद्रीय विधानसभा तथा विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या क्या है, बढ़ा दी गई थी। कौन सा अधिनियम था, 1909 में है, ठीक है। करदात्री को मतदात्री बना दिया गया था, यानी हिंदू जो 3000 देता था और मुस्लिम तो 750 देता था, उन्हें क्या है कर यानी मत देने का उन्हें क्या अधिकार दे दिया गया था। पहले ये प्रावधान नहीं थी। आज तो हम डालते हैं कि वोट देना कितना ईजी है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा ईजी नहीं था। कोई महिला वोट नहीं डाल सकती, कोई बच्चे जो वोट है वो नहीं डाल सकते थे। केवल बड़े और जो कुछ व्यक्ति विशेष थे वो ही इन्हें वो वोट देने का अधिकार था, ठीक है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत आंशिक रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन अनुसार कौन से अधिनियम के तहत 1909 से मानी जाती है, ठीक है। विशेष व्यक्ति को चुन सकता था, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद थे, प्रांतीय विधान परिषदों में मुस्लिमों के लिए 5-5 सीटें आरक्षित कर दी गई थी। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन की भारत में प्रथम बार शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है वो किन्हें माना जाता है, मिट्टो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या अंग्रेज थे, इन्होंने पंगे करने ही करने, ठीक है। ब्रिटेन का व्यक्ति था, इसे क्या लेना देना, ठीक है। भारतीय लड़े मरे कुछ भी करे, इनको कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने क्या यह पारित कर दिया और कहा कि कोई बात नहीं, हम तो आरक्षित देंगे, ठीक है। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इन्हें माना जाता है, यानी भेदभाव का जनक इन्हें माना जाता है, ठीक है। अब क्या है, ब्रिटेन 1909 के सारे क्या है, ब्रिटेन के व्यक्ति थे। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो कार्यवाही थी, यानी गवर्नर जनरल वहाँ बैठता था, ब्रिटेन में बैठता। तो गवर्नर जनरल कार्यों में क्या है, एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया था जो एसपी सिन्हा थे, यानी सत्येंद्रपाल सिन्हा। भारत के जो मशहूर वकील थे उनको क्या है गवर्नर जनरल कार्यों में पहली बार शामिल कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया। क्योंकि मशहूर वकील थे, सारी दाव पेच वो जानते थे, भारत के सभी दाव पेच उन्हें पता था। तो क्या है, ब्रिटेन के व्यक्ति थे, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सभी चीजें जानता हो। तो इनको पहली बार इनमें शामिल किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत, 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या है इन्हें शामिल किया गया, यानी एसपी सिन्हा, सत्येंद्रपाल सिन्हा को इनमें क्या है शामिल तो वो किया गया था। तो 1909 के मुख्य प्रावधान ये थे कि मार्ले और मिटो ने प्रस्तुत किया था, मार्ले मिटो के नाम से पारित कर दिया गया था। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत मानी जाती है, आंशिक रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत मानी जाती है, करदात्री को मतदात्री बना दिया गया था, और क्या केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में मुस्लिमों की सीटें आरक्षित कर दी गई थी, और गवर्नर जनरल की कार्यवाही में क्या है मशहूर वकील जो था एसपी सिन्हा को इनमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है 1909 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कथन आए थे, ठीक है। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके बारे में क्या है कई कथन आए थे, उन कथनों के बारे में क्या है विचार करते हैं। तो पहला कथन क्या आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें क्या थे 1900 अगर बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कथन आए थे, ठीक है। कथन 1909 के थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये तो हटा देते हैं। 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम से संबंधित कथन, ठीक है, यानी इनके बारे में क्या क्या बातें हैं वही थी। नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इस अधिनियम ने कहा कि इस मतलब 1909 के कि इस अधिनियम ने एक ही दिन में पाकिस्तान खड़ा कर दिया। ये बात उन्होंने 1940 में कही थी, लगभग 1940 में इन्होंने कहा था कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आया है इसने आते ही क्या पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करता है तो हिंदू और मुस्लिम दो है, हिंदू अपनी दावेदारी करेंगे और मुस्लिम अपनी दावेदारी करेंगे, यानी अपने राष्ट्र की वो डिमांड करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले पता चल गया था कि इस अधिनियम ने एक ही दिन में पाकिस्तान खड़ा कर दिया, यानी आने वाले समय में कभी ना कभी क्या पाकिस्तान बनेगा, इन्होंने पहले ही बता दिया था। क्यों, इसके प्रावधान ही इतने किए गए थे कि सांप्रदायिक आपस में लड़े, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू अपने लिए राज्य की मांग करें और जो मुस्लिम है अपने लिए राज्य की मांग करें, तो अलग अलग इनको राज्य हो नहीं सकते, तो दो स्टेट बनेंगे और इनको क्या है, इसलिए इन्होंने कहा था एक ही दिन में पाकिस्तान खड़ा कर दिया, ठीक है। दूसरा, आर.सी. मजूमदार ने कहा था, आर.सी. मजूमदार नाम का एक व्यक्ति था, आर.सी. मजूमदार ने कहा, आर.सी. मजूमदार ने कहा चंद्रमा की चांदनी के समतुल्य। ये क्यों, वो चंद्रमा की चांदनी है, चंद्रमा की चांदनी के समतुल्य
ठीक है। तो आर से मजूमदार था, इन्होंने कहा था अपने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि चंद्रमा की चांदनी के जिस प्रकार चंद्रमा की ठंडी चांदनी होती है, उसी प्रकार उन्होंने कहा था कि यह जो अधिनियम है वो इतना ही ठंडा है, इतना ही अच्छा है। क्यों? अपने लिए मांग करेंगे तो किसी के लिए कुछ भी दे दो आप, वो अपने लिए अगर काम होता देखेगा तो वो क्या खुश होगा कि अपने लिए ये प्रावधान हो रही है। ठीक है, तो आर सी मजूमदार ने ये कहा। तीसरा, मिट्टो ने मार्ले को पत्र लिखा। मिट्टो कौन सा था? भारत का निवासी था। मार्ले को पत्र लिखा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसका क्या है, परिणाम बहुत भीषण होगा। ठीक है, तो मिट्टो ने मार्ले, मिट्टो क्या था? भारत का वायसराय था।